हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपको पता ही है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे कोई एग्ज़ाम हो, कंपटीशन पेपर या फिर कोई बोर्ड एग्ज़ाम हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप बिल्कुल आज के बाद में आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और हम जानते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी यहाँ पर परावर्तन नाम की एक टर्म आ रही है। अब देखिए, हम समझते हैं क्या होता है कि जैसे मान लो लेंस होता है, तो लेंस में जनरली क्या होता है? लेंस में जनरली वहाँ पर अपवर्तन होता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि लेंस से हम क्या करवाना चाहते हैं? लेंस से हम परावर्तन कराना चाहते हैं कि सर लेंस से तो आप परावर्तन करा रहे हो, लेकिन करा क्यों रहे हो? जो परावर्तन है वो तो हम दर्पण से भी तो करवा सकते हैं। दर्पण से हम परावर्तन करा सकते हैं या परावर्तन होता है, लेकिन दर्पण जो परावर्तन होता है उसमें जब जो किरणें प्रकाश उससे टकराकर सतह से टकराकर वापस जाती है वो इतनी क्या नहीं होती, पूरा प्रकाश का कुछ नुकसान उसमें हो जाता है। इसलिए हम क्या यूज में लेते हैं? इसलिए हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन यूज में लेते हैं। तो अब देखिए किस तरीके से। तो सबसे पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं, यानी वो होगा तभी वहाँ पर क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अन्यथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। तो देखिए वो शर्तें कौन सी है। पहली शर्त यह है कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज़्यादा होना चाहिए। अभी हम समझेंगे कि क्रांति कोण क्या होता है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि हमेशा सघन से विरल माध्यम में जाने पर ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यानी जो प्रकाश की जो किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर ही होता है। ये लाइन कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? सघन से विरल, विरल से सघन, ऐसे कंफ्यूज करके इसको पूछा जाता है। तो अब हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि मान लो कि यहाँ पर एक सतह है और इसके ऊपर क्या है? एक प्रकाश की किरण आ रही है। ये प्रकाश की किरण आ रही है और इस प्रकाश की किरण को हमने क्या नाम दे दिया? हमने नाम दे दिया आपतित किरण। अब यहाँ पर हमको पता है कि जो अभिलंब है, जो अपवर्तन का नियम का पालन करता है, तो जो अभिलंब है और इनके बीच का कोण को हमने क्या कहा? आपतन कोण। और यहाँ पर जब ये इससे बाहर जाएगा यानी अपवर्तन होगा इसका, क्योंकि ये कांच है, लेंस है, तो यहाँ पर अपवर्तन होगा। और यहाँ पर इस कोण को हम किस नाम से जानते हैं? अपवर्तन कोण के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पर किस कोण के नाम से जानते हैं? यहाँ पर हम इसको अपवर्तन कोण के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं कि क्योंकि यहाँ पर कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। और यहाँ पर कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। यदि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी जो किरण है वो अपवर्तन होने के बाद में अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से यानी उसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे चली जाती है। ठीक है। और इसका मतलब ये कि जैसे जैसे हम यहाँ पर आगे हम अपवर्तन कोण का जो आपतित किरण है यानी जो आपतन कोण है उसका मान यदि हम यहाँ पर बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस कोण का मान भी बढ़ता चला जाएगा। यानी जो अपवर्तन कोण है उसका मान भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ से अब हमने क्या किया? इस कोण का मान को हमने बढ़ा दिया। पहले ये जो कोण था वो कितना था? यहाँ पर ये कोण अब क्या हो गया? आई हो गया, क्योंकि पहले ये वाला कोण है जो बढ़ता गया यहाँ से, अब इतना था। अब हमने इस कोण के मान को और हमने बढ़ा दिया। तो जैसे ही हमने बढ़ाया और बढ़ाने पर हमने क्या देखा कि जब इसके कोण को हमने कितना कर दिया? आई कर दिया। और जब हमने इसके कोण को आई किया यानी इतने से हमने इतना बढ़ा दिया तो इस कोण का मान कितना हो गया? आर हो गया। यानी आर यानी 90 डिग्री हो गया। और जब 90 डिग्री हो जाता है तो प्रकाश की किरण देखो, जब ये ऐसे था
जब ये ऐसे था तो ऐसे था, स्टार्टिंग में ऐसे, तो जैसे जैसे आप कोण के मान को बढ़ाओगे और पथकार की किरण ऐसे जा रही होगी। तो जब हमने इतना कोण किया तो पूरी प्रकाश की किरण ही किस में चली गई, यानी उस टाइम पे उस लेंस के अंदर ही चली गई, यानी न तो कोई अपवर्तन होता है और न ही कोई परावर्तन होता है। लेकिन हमको तो परावर्तन करवाना था, इसलिए हमने क्या किया, अब हमने इस कोण के मान को बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया हमने, अब हम जैसे मान लो, और इस कोण को हम किस नाम से जानते हैं कि जब आपतन कोण, जब यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, उस समय पर आपतन कोण का मान जो होगा उसको हम क्रांति कोण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, क्रांति कोण के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कितना हो गया, अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया, 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री हो जाता है उस समय पर आपतन कोण का मान क्या था, उसको ही हम क्रांति कोण के नाम से जानते हैं। और ये सभी के लिए अलग अलग हो सकता है कि ये 48 मतलब 48 हो, 50 हो, सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर आपने क्या लिया है, अब यहाँ पर देखिएगा, जब हमने क्या किया, इस आपतन कोण के मान को और हमने बढ़ाना स्टार्ट किया। पहले इतना था, हमने बढ़ाया तो अब ये इसके अंदर जाने लगा। अब हमने क्या किया, इस कोण के मान को थोड़ा और बढ़ाया, यानी आपतन कोण का मान पहले इतना था, अब हमने इतना किया। और जब हमने क्या देखा कि ये जो प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी, अब वो धीरे धीरे ऐसे करके ऐसे जाने लग जाती, यानी बाहर की तरफ जिस साइड से वो आ रही थी उसी साइड में वो जाना स्टार्ट कर देती है। और जब उसी साइड में जा रही होती है तो इसका मतलब उसका क्या हुआ है, उसका परावर्तन हुआ है। यहाँ पर देखो, ये वाली इस साइड में ही ऐसे आ रही थी और इसी साइड में ऐसे चली गई। और ये क्या था, ये एक लेंस था, तो हमने लेंस से क्या करवा दिया, हमने लेंस से यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन करवा दिया, यानी हमने परावर्तन करवा दिया। लेकिन क्या होना चाहिए, ये क्रांति कोण था, ये जब 90 डिग्री था, तो इसका एक विशेष स्थिति है कि क्रांति कोण, इस कोण का मान यानी आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यदि उससे ज़्यादा होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इससे यहाँ तक तो आ रही थी, यहाँ तक तो ये क्रांति कोण में आएगी और उससे ज़्यादा करते ही ये किरण ऐसे जाने लग जाती है। तो इसलिए कि क्रांति कोण से ज़्यादा होना चाहिए आपतित कोण का मान। और इसी कंडीशन में क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अब ये क्या करेगा, पूरा जो परावर्तन के जितने भी नियम हैं उन सभी नियमों का पालन करता है। जैसा कि यहाँ पर आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, तो देखिए ये एक ही तल में है, ये भी इसी में है और ये भी इसी में है। दूसरा कि यहाँ पर कोण आई और कोण आर का मान भी बराबर होता है, तो ये भी क्या है, दूसरा नियम था। तो ये दोनों क्या करते हैं, यानी मतलब परावर्तन के जो भी नियम हैं उन सभी नियमों का पालन करते हैं। और ये हमने क्यों किया, ऐसा करवा के क्यों देखा गया, क्योंकि हमको ये चाहिए था कि हम जैसे मान लो कहीं पर भी परावर्तन करवाएं, तो यदि हम जो दर्पण होते हैं, यदि हम दर्पण के थ्रू परावर्तन करवाते हैं तो उसमें पूरा परावर्तन नहीं होता है, कुछ उसमें अपवर्तन हो जाता है, जिसकी या फिर कुछ आप ये मान सकते हो कि कुछ वो खुद ही अवशोषित कर लेता है। इसलिए जैसे मान लो जितना वो परावर्तन होने के बाद में उस प्रकाश में जितनी ऊर्जा होनी चाहिए थी अब उतनी ऊर्जा नहीं होती है, यानी कुछ उसका नुकसान हो जाता है। और हम ये चाहते हैं कि जब कोई भी किरण आए और टकराने के बाद में जब वो जाए तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, पूरा प्रकाश जाना चाहिए, कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ये मान सकते हो कि नुकसान तो देखो बिल्कुल थोड़ा सा होगा, लेकिन आप उसको नगण्य नुकसान मान सकते हो। इसीलिए यहाँ पर हम इसको कहाँ पर यूज में लेते हैं, प्रकाशिक तंतु में यूज में लेते हैं। प्रकाशिक तंतु मीन्स जो ऑप्टिकल फाइबर के नाम से आप जिसको जानते हो, जैसे सिग्नल वगैरह कहीं पर भेजते हैं तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग हम लेते हैं, किसका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। क्यों यूज में लेते हैं, क्योंकि इसमें प्रकाश या ऊर्जा का जो नुकसान होता है वो क्या होता है, लगभग नगण्य होता है। तो इसलिए हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में हमने स्टडी की। तो इस तरीके से हमने देखिए, हमने पूरा जो ये, और यहाँ पर ये क्या कि ये दोनों क्या करते हैं, अपवर्तन के नियम का पालन भी करते हैं। तो इस तरीके से हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन को पढ़ लिया। ठीक है, ओके फ्रेंड्स।